SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum and welcome to the class 23 of Special Education Preparatory Class Series. I hope आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. So let's begin with the first part of this lecture, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा, एंड सेकंड पार्ट में ऑफ कोर्स जैसे हम स्पेशल एजुकेशन के कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ह्यूमन आई की डिजीजेस एंड टेस्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ हम जाएंगे. सो लेक्चर का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर आज हम साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो साइकोलॉजी के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ साइकोलॉजी के अंदर बट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ लर्निंग प्रोसेस. तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमारे सामने होता है, हमारे अपने साथ ही होता है, हम काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करते हैं, लेकिन ये होता कैसे है इंसानों और जानवर दोनों के साथ, क्योंकि इंसान और जानवर बहुत क्लोज है ना, अपने किंगडम के अंदर भी सेम है और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर. तो इंसान और जानवर कैसे सीखते हैं, इस चीज़ को आज हम देखेंगे कुछ थ्योरीज और कुछ एस्पेक्ट्स के मुताबिक कि इंसान और जानवर कैसे सीखते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. तो आज हम 3 ऐसी थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो कि हमें बताती हैं कि इंसान और जानवर कैसे सीखते हैं. ठीक है, पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी जोड़ के सीखना. ये हमारा पहला टॉपिक है. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि दो चीज़ों को आपस में लिंक करके सीखना, उससे कुछ लर्न करना. यानी दो इवेंट्स, दो हैपनिंग्स सेम टाइम पे हो रही हैं, तो हमारा माइंड जो है वो खुद से ही उनका एक लिंक क्रिएट कर लेता है आपस में. और एक हैपनिंग जब हमें याद आती है, जो एक हैपनिंग हमारे माइंड में आती है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाती है. इसको हम अक्सर जो है वो अपनी स्टडीज़ के अंदर मेमोराइजेशन करते हुए जब हम रट्टा लगाते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें भी हम इसको ज़रूर जो है वो कंसीडर करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं. तो मिसाल के तौर पे मतलब जब आप याद कर रहे थे कुछ चीज़ें, तो जो चीज़ें एक ही साल में हुई हैं आप उनका आपस में लिंक बना लेते हैं, या उनका कोई भी और आपस में लिंक है, ऐसा कोई और ऐसा पहलू जुड़ा हुआ है, तो आप उसमें आपस में लिंक कर लेते हैं दोनों चीज़ों को और याद रखते हैं, आपके माइंड में दोनों चीज़ें आती हैं. या अगर आप आम मिसाल लें तो हॉस्पिटल को अगर आप देखें तो उसके रेलिवेंट आपको जो चीज़ें याद आएंगी कि वो जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन, ठीक है, डॉक्टर्स, ठीक है, उसके साथ पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी. तो ये क्या होता है, ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी जब आप किसी दो चीज़ों को आपस में लिंक करके सीखते हैं. इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कुछ इन थ्योरीज को साबित करने के लिए, वो देख लेते हैं. पेवलॉव का डॉग का तजर्बा, यानी कुत्ते वाला तजर्बा. तो पेवलॉव, PAVLOV, पेवलॉव, ये एक इयॉन पेवलॉव रशियन साइंटिस्ट है. तो उसने एक डॉग के मुंह में एक ट्यूब को लगाया और उसने ये देखना चाहा कि जो कुत्ता राल गिराता है, अपना सलाइवा ड्रॉप करता है, तो ये कब करता है, बेसिकली ज़्यादा कब करता है. तो जब उसने उसको खाना दिया तो उसने देखा कि ट्यूब में ज़्यादा सलाइवा जमा हुआ है, तो उससे ये उसको अंदाज़ा हुआ कि खाने के वक्त जो है वो कुत्ता सलाइवा ज़्यादा गिराता है. अब उसको एक और मेजरमेंट करनी थी कि हम चीज़ों को कैसे लिंक करते हैं यदि इंसान और जानवर. तो उसने क्या किया कि खाना देने से पहले हमेशा बेल बजाना स्टार्ट कर दी, और उसने ये देखा कि जब भी बेल बजती थी तो डॉग जो है वो जो पहले खाना मिलने पे राल गिराता था या देख के ऐसे करता था, तो वो अब बेल सुनते ही वो राल टपकाने लगा, और वो उसको ये अंदाज़ा हुआ, यानी कुत्ते ने आपस में लिंक कर लिया बेल और खाने को अपने माइंड के अंदर. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसने ये इस थ्योरी को, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसको साबित किया. ठीक है, अब देखते हैं वॉटसन, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वॉटसन, WATSON, वॉटसन. इन्होंने बेबी अल्बर्ट पे एक तजर्बा किया है. अल्बर्ट नाम का एक बच्चा था. अब उसने क्या तजर्बा किया कि 11 महीने का छोटा बच्चा था, जिसको ज़्यादातर पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ हार्मफुल है, कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को देखने की, चेक करने की. तो साइकोलॉजिस्ट ने एक सफ़ेद रंग का चूहा उस बच्चे के सामने रखा, और जब बच्चे ने उसको टच करने की कोशिश की तो उस वॉटसन ने साथ ही हथौड़ा ज़मीन पे बजा के और डरावनी आवाज़ें निकाली. तो बच्चा डर के सरप्राइज होके
सडन रिएक्शन के तहत हाथ पीछे हटा लेता था। फिर उसके बाद ये होता था कि जब भी सफ़ेद चूहा देखता था बच्चा तो उसके माइंड में कुछ अलार्मिंग होता था। वो समझ जाता था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि मैं अगर इसको टच करूँगा या मैं इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट होऊँगा या मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा, तो वो उसको देख के रोने लग जाता था। तो इससे क्या साबित हुआ कि उसने पहले रैट को देखा, उसको टच करने की कोशिश की, लेकिन जब उसको लगा कि इसको टच करने से कुछ बुरा होता है, तो उसने उसको करना छोड़ दिया। तो इस तरह से ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि हम 2 चीज़ों को जोड़ के आपस में सीखते हैं, कोई नतीजा अख़ज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्लासरूम में ये थ्योरी बहुत अप्लाई होती है। अगर टीचर्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर बच्चों को जो उनकी लर्निंग का प्रोसेस है उसको किसी अच्छी चीज़ से लिंक कर दें, यानी हर काम पे उसको कोई एप्रिसिएशन या रिवॉर्ड वगैरह मिले या काम से पहले भी मिले, तो वो उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है उनकी लर्निंग के लिए। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, दूसरा टॉपिक है OPERANT, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये क्या होती है? ये जो थ्योरी है ये स्किनर ने पेश की और इसका मतलब होता है कि जज़ा और सज़ा के अमल से, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के अमल से सीखना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिंक नहीं क्रिएट करते 2 चीज़ों के बिटवीन, बल्कि पहले किसी भी एक काम को मुकम्मल करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या था, तो उसके बाद हम उस चीज़ को दोबारा करना है या नहीं करना, उस अमल को वो हम डिसाइड करते हैं। अगर हर रिजल्ट हमारे फेवर में है, हमारे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे पास, तो हम उसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। अगर बैड रिजल्ट होगा तो हम उसमें से सीखेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं करनी। तो इसे ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। स्किनर ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक तजर्बा किया। स्किनर ने एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर बंद किया। ये थ्योरी आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। तो उसने इस बॉक्स के अंदर एक रैट को बंद किया और चूहे को थोड़ी देर ऐसे ही रहने दिया, उसको भूखा रखा। तो सडनली चूहे का पाँव एक लीवर पे बटन के ऊपर लगा जो बॉक्स के अंदर ही था, और जब प्रेस हुआ तो इस साइकोलॉजिस्ट ने उसको खाना दिया, स्किनर ने चूहे को। तो चूहा सीख गया कि देयर इज समथिंग जो कि मैं करूंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो उसने दोबारा से इंटेंशनली उस लीवर को, बटन को ढूंढ के प्रेस करने की कोशिश की, और जब उसको पता चल गया कि इस बटन से मुझे प्रेस करने से खाना मिलता है, तो फिर इंटेंशनली जब नेक्स्ट टाइम उसको खाना चाहिए होता था तो वो बटन प्रेस करता था। तो इससे क्या हुआ कि उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, पहले उसको एक्सीडेंटली हुआ, फिर उसने बार बार किया। तो इससे क्या हुआ कि उसने ये सीख लिया कि अगर मैं बटन दबाऊंगा, यानी एक अमल होगा, तो उसके नतीजे में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, यानी मुझे खाना मिलेगा। तो ये उसके लिए एक लर्निंग थी और ये मतलब उसने सीख लिया वहां पे रहते हुए। ठीक है, अब इसी को हम क्लासरूम में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो टीचर बच्चों को कह सकते हैं कि आप ये काम करें और उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस रिवॉर्ड के खुशी में या उस रिवॉर्ड की मोटिवेशन के अंदर बच्चा वो काम जरूर करेगा या उसके बारे में जरूर सोचेगा, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगी उसकी। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी है, और इन्होंने ये कहा है कि जरूरी नहीं कि हम किसी चीज को लिंक करके या जो है वो किसी भी नतीजे से सीखें, हम दूसरों को सीख के भी दूसरों को देख के भी सीख सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि हम एक प्रोसेस से, एक अमल से गुजरें तभी हमें किसी चीज का अंदाजा होगा। हम दूसरों को देख के, उनकी कंडीशंस को देख के, उन्होंने जो काम किया उसको देख के भी हम सीख सकते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। इसकी बहुत आम मिसाल है कि हम अपने आसपास लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स है, हमारे टीचर्स होते हैं, या फिर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स को हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। अगर हम उनका कोई स्टाइल कॉपी करते हैं, हम लर्न करते हैं कि इस तरह से चलना फिरना चाहिए, या वॉकिंग स्टाइल ये होना चाहिए, या टॉकिंग स्टाइल ये होना चाहिए, तो वो हमारी एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। अब इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके अंदर छोटे बच्चों को एक रूम के अंदर भेजा गया स्किनर की तरफ से, और वहां पे एक अडल्ट आदमी पहले ही एक गुड़िया को पीट रहा था, उसको अब्यूज कर रहा था।
तो जब नेक्स्ट टाइम बच्चों को उस गुड़िया के साथ खेलने के लिए छोड़ा गया तो उनके माइंड में वो चीज़ थी और उन्होंने भी सेम ही अमल किया गुड़िया के साथ, डॉल के साथ। तो इससे ये साबित हुआ कि बच्चे देख के, बड़ों को देख के सीखते हैं, उनकी रोल मॉडलिंग करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बेंदूरा ने ये भी कहा है कि देखकर सीखना यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 शर्तें हैं, 4 की एस्पेक्ट्स हैं जो कि होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे तो ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो सकती है। पहला है अटेंशन, तवज्जो, रिटेंशन यानी याद रखना उस चीज़ को, रिप्रोडक्शन यानी उस चीज़ पे अमल करना, मोटिवेशन, चौथा है मोटिवेशन यानी अगर उस काम का नतीजा अच्छा है तो वो इंसान दोबारा करने की कोशिश करेगा, अगर अच्छा है नहीं है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, वो भी उसके लिए एक लर्निंग होगी। तो इन चारों को, ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम अगले लेक्चर में जब हम इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे, एसएलटी यानी सोशल लर्निंग थ्योरी को, अल्बर्ट बेंटूरा की जो है, इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि ये 4 स्टेप्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लेक्चर अभी एंड होता है यहाँ पे। तो अभी मिस राविया आपको रिमेनिंग जो स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट फील्ड से रिलेटेड जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़ाएंगी। तो ओवर टू मिस राविया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है ट्रीटमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। मींस के फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने आई एनाटॉमी को पढ़ा था। आई एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था कि आई के पार्ट्स, उनका फंक्शन, उनकी परफॉर्मेंस, ठीक है। देन फिर हमने आई डिसऑर्डर्स को पढ़ा था कि आई के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, आई की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से विजन लॉस होती है। देन फिर हमने पढ़ा था डायग्नोसिस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। मींस के वो इंस्ट्रूमेंट जिनसे हमें विजन को चेक कर जिन इंस्ट्रूमेंट से हम विजन को चेक करते हैं कि विजन लॉस होने की कॉज क्या है, ठीक है। देन हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। मींस के किस तरीके से विजुअल इम्पेयरमेंट को ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो उन पहलुओं पर नज़र डालते हैं, उन पर कंसिड्रेशन करते हैं, ठीक है। कंसिड्रेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, फॉलोइंग कंसिड्रेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट वो फॉलो करते हैं उन कंसिड्रेशन को, उन विजुअल इम्पेयरमेंट के जिन पर डॉक्टर्स गौर करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, द डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। नंबर 2 पे क्या है, मींस के इम्पेयरमेंट की डिग्रीज़ को देखा जाता है, डिसेबिलिटी के लेवल को देखा जाता है, इसके अलावा हैंडीकैप को देखा जाता है कि किस हद तक उसके सोशल जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, किस हद तक रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी की जा सकती है कि पेशेंट सोशल प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े पेशेंट को। नंबर 2 पे है कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट की कॉज क्या है, मींस के कॉज देखी जाती है। कॉज एल्बिनिज्म भी हो सकती है, कॉज कैटरैक्ट हो सकती है, कॉज ग्लूकोमा हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉजेज़ हैं कि किस वजह से डिसेबिलिटी हुई है, मींस के इम्पेयरमेंट की कॉज क्या है। एंड पॉसिबल आउटकम, ठीक है। पॉसिबल आउटकम को देखा जाता है कि किस हद तक पॉसिबल है इम्पेयरमेंट को ट्रीट करना। नंबर 3 पे है एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज को देखा जाता है। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लेवल को देखा जाता है कि किस लेवल तक जो है वो डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है। जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की हेल्थ को देखा जाता है। नंबर 5 पे है पेशेंट्स अदर इम्पेयरमेंट, पेशेंट में देखा जाता है कि मींस के विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ पेशेंट को कोई और इम्पेयरमेंट तो नहीं है, जैसे कि स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है, लर्निंग कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ, अनदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। इसके अलावा एडजस्टमेंट टू द विजन लॉस को देखा जाता है। मींस के एडजस्टमेंट को देखा जाता है कि विजन लॉस किस हद तक एडजस्ट की जा सकती है पेशेंट की, कि मज़ीद विजन पे इफ़ेक्ट कोई ना हो। तो इसमें नंबर 1 पे है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले है, एक तो 2 तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया जाता है और दूसरा नॉन मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में डॉक्टर और नॉन मेडिकल में क्या करते हैं, नॉन मेडिकल में रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सन ग्लासेस कैन बी यूज्ड बाय एल्बिनिज्म चाइल्ड टू प्रोटेक्ट आइज अल्ट्रावायलेट सन रेज, ठीक है। आई ग्लासेस दिए जाते हैं एल्बिनिज्म चाइल्ड को सन रेज से, अल्ट्रावायलेट जो सन रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो
क्योंकि इनको स्किन कैंसर होने का ख़तरा होता है। एल्बिनिज़म चाइल्ड को अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो इनकी स्किन को कैंसर हो सकता है। इन पेशेंट को एल्बिनिज़म पेशेंट को कैंसर हो सकता है, इस वजह से फिर इन्हें सन ग्लासेस रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। नंबर 2 पे है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग सनस्क्रीन। इट कैन बी यूज्ड बाय एल्बिनिज़म चाइल्ड, ठीक है, ये एल्बिनिज़म चाइल्ड यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट सनरेज। अल्ट्रावायलेट सनरेज से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, अपने फेस के ऊपर मास्क लगा लेते हैं, अपने आर्म्स के ऊपर वो कवर करने के लिए पहनते हैं जो ताकि ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, ताकि स्किन कैंसर से महफूज रह सके इनकी जल्द, इनकी स्किन। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, इसमें क्या है, नंबर 3 पे है कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए डायबिटी को कंट्रोल किया जाता है। और इंसुलिन यूज़ थ्रू ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स के ज़रिए इंसुलिन यूज़ करते हैं ये पेशेंट, मींस के इनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसी इंसुलिन जो ड्रग के थ्रू तैयार की जाती हैं वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल बायईटा एंड बायड्यूरियन इस तरह के मेडिसिन दी जाती हैं इनको, हेल्प टू कंट्रोल डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, विच इज़ हेल्पफुल इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, और ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर 4 पे है आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ग्लूकोमा पेशेंट्स को दिए जाते हैं। इसके अलावा आरपी पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं टिश्यूज़ को नॉर्मल करने के लिए। टिश्यूज़ जो हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, टिश्यू आई का प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए दिए जाते हैं आई ड्रॉप्स। तो आई ड्रॉप हेल्पफुल द ट्रीटमेंट ऑफ विजुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम्स को हेल्पफुल करने के लिए ये दिए जाते हैं, स्पेशली ग्लूकोमा के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। नंबर 5 पे है फूड सप्लीमेंट एंड विटामिन्स। तो विटामिन्स एंड फूड सप्लीमेंट्स दी जाती हैं, ये खसूसन नाइट ब्लाइंडनेस एंड इसके अलावा आरपी पेशेंट्स, आरपी स्टैंड फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है, इन पेशेंट्स को फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। विटामिन्स आर हेल्पफुल ट्रीट हेल्थ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, स्पेशली कैरेटोमलेशिया, ठीक है, ड्राइंग ऑफ कॉर्निया। कैरेटोमलेशिया में क्या होता है, कॉर्निया ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो कैरेटोमलेशिया में कॉर्निया को ड्राई आउट होने से बचाने के लिए फूड सप्लीमेंट दी जाती हैं, विटामिन्स दिए जाते हैं ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। वो पेशेंट, वो इंडिविजुअल जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी रह जाती है उन्हें फूड सप्लीमेंट्स दी जाती हैं, मींस के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उन्हें फूड सप्लीमेंट्स विटामिन ए की। ऐसी अद्वियात, ऐसे मतवाज़न फूड रिकमेंड करते हैं जिनमें विटामिन्स ए मौजूद होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी रिकमेंड किए जाते हैं। फूड्स लाइक कैरेट्स, मींस के गाजर दी जाती है, पोटैटोज़, ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश, नारियल, तो ये सब कुछ आ जाता है, कोपरा वगैरह। फ़िश वगैरह दी जाती हैं, ठीक है, फ़िश विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यूज़ फॉर विटामिन ए, ये सब चीज़ें विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हेल्पफुल हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑरल मेडिकेशन। ऑरल मेडिकेशन में हमारे पास क्या है, ऑरल मेडिसिन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन, स्वेलिंग, सॉफ्टनिंग, ठीक है, पेन को कम करने के लिए सॉफ्टनिंग, आइज़ जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी सॉफ्टनिंग के लिए दिए जाते हैं, आइज़ में स्वेलिंग ना हो जाए इस वजह से दिए जाते हैं, ठीक है। नंबर 7 पे है हमारे पास इंजेक्शंस। कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं आइज़ के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। डिफरेंट एंटीबायोटिक, एंटीवायरल इंजेक्शंस आर हेल्पफुल फॉर आई ट्रीटमेंट। तो आई ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीवायरल एंड एंटीबायोटिक, इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई सर्जरी। सर्जरी इज़ डन टू रिमूव आई को रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। रिमूव किस में करते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा में आई रिमूव की जाती है, तो इसके लिए सर्जरी की जाती है। आई इम्प्लांट करने के लिए भी की जाती है कि आर्टिफिशियल आई जो है वो इम्प्लांट कर दी जाए, मींस के एनोफ्थेल्मिया में क्या करते हैं कि सर्जरी करके पेशेंट की और वहाँ पे आर्टिफिशियल आई इम्प्लांट कर दी जाती है।
इसके अलावा कॉर्निया को रिप्लेस करने के लिए सर्जरी की जा सकती है। मींस के कॉर्निया जब रिप्लेस होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। वाहिद आई का वो पार्ट ट्रांसप्लांट होता है जो हम कहते हैं कि आई डोनेट कर दी, तो इसके लिए भी सर्जरी की जाती है। कॉर्निया, वो भी कॉर्निया अगर हमारी आँख के लिए पॉसिबल है, ठीक है, वो अगर हमारी आँख में एडजस्ट हो रहा है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, अदरवाइज़ कॉर्निया भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। इसके अलावा कैटरैक्ट पेशेंट की सर्जरी की जाती है, ठीक है। नेचुरल लेंस के बजाय वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस वो रिमूव करके आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। नंबर 9 पे है आई मसल सर्जरी। आई मसल सर्जरी निस्टैग्मस एंड स्ट्रैबिस्मस के लिए की जाती है, ठीक है। इसमें मसल्स की सर्जरी की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मसल्स प्रॉब्लम है निस्टैग्मस एंड स्ट्रैबिस्मस, तो इसमें मसल सर्जरी की जाती है। आई मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आई मसल सर्जरी की जाती है। नंबर 10 पे है सब मैक्यूलर सर्जरी, ठीक है। तो ये सब मैक्यूलर सर्जरी किस में हम करते हैं? मैक्यूलर डिजनरेशन में, जब हमने एक टाइप को पढ़ा था ड्राई एमडी में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं मैक्यूला के ऊपर। उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उनके एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, अननेसेसरी ब्लड वेसल्स जो ग्रो करती हैं उनकी लीकेज को रोकने के लिए, फ्लूइड एंड ब्लीड को रोकने के लिए सब मैक्यूलर सर्जरी की जाती है। तो अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स को रिमूव करने के लिए भी सब मैक्यूलर सर्जरी की जाती है। नंबर 11 पे है विट्रेक्टोकॉमी। विट्रेक्टोकॉमी क्या है? वी से विट्रस, वी से विट्रेक्टोकॉमी, VICTRICTOMO विट्रेक्टोकॉमी, ओके। ये विट्रस ह्यूमर को रिप्लेस करने के लिए यूज़ की जाती है और ये हेल्पफुल होती है ROP रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? ये कीमोथेरेपी जो कैंसर होता है हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है, तो इसको रिमूव करने के लिए, कैंसर को रिमूव करने के लिए, कैंसर को किल करने के लिए सर्जरी की जाती है कीमोथेरेपी। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा के लिए ये ट्रीटमेंट बेनिफिट है। तो कीमोथेरेपी इज़ हेल्पफुल रेटिनोब्लास्टोमा। और अच्छा, कीमोथेरेपी में क्या होता है? केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। केमिकल यूज़ किए जाते हैं कैंसर को किल करने के लिए, जस्ट इसमें यही है। रेडिएशन थेरेपी, इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी बीम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी ROP रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ये उसके लिए हेल्पफुल ट्रीटमेंट है। 18 पे है फोटोडायनेमिक लेज़र थेरेपी।